नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, शारीरिक शिक्षा खेल प्रशिक्षण पार्ट 9 है। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन रिवीजन करवाऊंगा। इससे पहले मैंने जो है 8 वीडियो खेल प्रशिक्षण पे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है कठोर शारीरिक व्यायाम के लिए खर्च करना। बी है प्रत्येक समय की इकाई के दौरान उत्पन्न करना। और सी ऑप्शन है हमारी मांसपेशी में जमा करना। और डी ऑप्शन है जो हम खाना खाते हैं उसमें से लेना। तो इसका साथियों राइट आंसर है हमारी मांसपेशी में जमा करना। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही है। और इसकी व्याख्या है साथियों, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग या ग्लाइकोजन लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग या ग्लाइकोजन लोडिंग का उपयोग सर्वप्रथम सन 1967 में सहनशीलता वाले खिलाड़ियों द्वारा किया गया था। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मुख्य लक्ष्य मांसपेशियों के स्तर में वृद्धि करना होता है। इस ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होने से खिलाड़ी को लंबी समय अवधि तक ऊर्जा की प्राप्त होती है, जिससे उसकी लंबी अवधि वाली विधाओं में खेल प्रदर्शन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशीय आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? तो ए ऑप्शन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बी ऑप्शन है एंडोरेंस ट्रेनिंग, और सी है स्पीड एंडोरेंस ट्रेनिंग, और डी ऑप्शन है स्पीड ट्रेनिंग। तो इसका साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, मांसपेशी शक्ति वह बल है जो अधिकतम एक प्रयास के दौरान प्रतिरोध के विरुद्ध किसी एक मांसपेशी अथवा मांसपेशियों के समूह द्वारा लगाया जाता है। शक्ति प्रशिक्षण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों का आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होता है मांसपेशियों के आकार और शक्ति को बढ़ाता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है? तो इसमें टेस्ट पूछ रहा है कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है। तो ए ऑप्शन है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बी ऑप्शन है सिट एंड रीच टेस्ट, और सी ऑप्शन है बैक स्क्रैच टेस्ट, और डी ऑप्शन है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, जो है वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को नापता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। उसके बाद इसकी व्याख्या है, वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग की लचक तथा मूल्यांकन करना जो सही मुद्रा या आसन, सामान्य चाल, विभिन्न गतिशीलता संबंधी कार्यों के लिए जैसे बाथ टब अथवा कार में बैठने तथा बाहर निकलने हेतु अनिवार्य होती है। उसके बाद इसकी टेस्ट प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ है। तो प्रतिभागी कुर्सी सुरक्षा है दीवार से सटी हुई के किनारे
पर बैठता है, एक पैर फर्श पर समतल रखा होता है तथा दूसरा पैर घुटना सीधा करके आगे की ओर सीधा रखा जाता है। पैर की एड़ी फर्श पर रखी होनी चाहिए तथा टखना 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि बल ट्रेनिंग प्रशिक्षण की प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30% से 50% तक है तो उसकी जोन की प्रबलता क्या होगी? तो ए ऑप्शन है हल्का, बी ऑप्शन है कम और सी ऑप्शन है सब मैक्सिमम और डी ऑप्शन है मैक्सिमम अधिकतम। तो इसका जो है राइट आंसर बी हो जाता है कम। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है कम। उसके बाद इसकी व्याख्या है प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को बल कहा जाता है। बल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की प्रतिरोध मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30% से 50% तक है तो उसकी जोन की प्रबलता कम होगी। तो इसका जो है राइट आंसर बी था साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है? यानी कौन सा खेल जो है प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है? ए ऑप्शन है भार का प्रोग्रेशन और बी है लगातार और सी है प्रशिक्षण का चक्र और डी है इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। और इसकी व्याख्या है साथियों, खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट ट्रेनिंग के सिद्धांत में इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट सम्मिलित नहीं है। तो इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट जो है खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग अतिभार से होता है। तो ए है थकान, बी है अनुकूलन और सी है प्रतिलाभ और डी है आराम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी अनुकूलन। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, अतिभार किसी व्यक्ति की योग्यता में प्रगति सुधार खेल प्रशिक्षण का एक अग्रणी सिद्धांत है। जब हम किसी व्यायाम या क्रिया को लगातार करते रहते हैं तो इंद्रियां उस कार्य को करने के लिए अभ्यस्त हो जाती है। वह कार्य बिना अधिक ध्यान दिए स्वतः ही हो जाता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला या अर्थ देता है? तो इसका जो है ए ऑप्शन है अतिभार का सिद्धांत, बी ऑप्शन है व्यक्तिकता का सिद्धांत और सी ऑप्शन है विशिष्टता का सिद्धांत और डी ऑप्शन है आवर्तनीकरण का सिद्धांत। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है डी आवर्तनीकरण का सिद्धांत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब, यानी कि अतिभार का संबंध किस स्थिति से है? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि खेल कूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध किस स्थिति से है, और इसमें दे रखा है खेल कूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब। तो जब क्या होता है, इसके आगे जो है पॉइंट जोड़ना है। ये है शरीर की आवश्यकता अनुसार आपूर्ति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है,
बी है ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रियाविधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन का अंतःग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन की आपूर्ति अपेक्षित मात्रा से अधिक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रियाविधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाता है साथियों। उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। अतिभार प्रशिक्षण का वह स्तर है जिसके पश्चात खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में गिरावट आने लगती है। इस दौरान खिलाड़ी के ऑक्सीजन की अपर्याप्तता होती है जो मांसपेशियों को निस्तेज बनाती है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है अवायवीय कार्य, और बी है वायवीय कार्य, और सी है अर्ध कार्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अवायवीय कार्य। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है, अवायवीय कार्य। तो इसकी व्याख्या है साथियों, एनएरोबिक से अभिप्राय ऑक्सीजन के बिना, मतलब बिना, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त और एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना। तो से है एनएरोबिक कार्य के दौरान शरीर इतना कड़ा परिश्रम करता है कि ऑक्सीजन और ईंधन की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है, और इस समय मांसपेशियां ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहती है। यानी शरीर के अंदर जो है सुरक्षित भंडार होता है उसके ऊपर ही निर्भर रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना द्वारा विकसित की गई है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना द्वारा विकसित की गई थी, मतलब किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है मार्गन और एंडरसन, और बी है रिंडाल, और सी है वान आकेन, और डी है मार्लाव। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है मार्गर और एंडरसन, यानी कि ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। यानी कि सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना मार्गन और एंडरसन द्वारा विकसित की गई थी। और इसकी व्याख्या है, परिधि प्रशिक्षण या सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन लीड्स विश्वविद्यालय के मार्गन एवं एंडरसन के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया। सर्किट ट्रेनिंग द्वारा ताकत, शक्ति, मांसपेशियों की सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, लचक तथा कार्डियोवैस्कुलर क्षमता का विकास होता है। कार्डियोवैस्कुलर होना चाहिए, इसमें कैस्कुलर लिखा हुआ है। तो उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है। तो पावर ऑन एक्सप्लोसिव, तो इसके लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन है फार्ट लेग, और बी ऑप्शन है सर्किट ट्रेनिंग, और सी ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक, और डी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है प्लायोमेट्रिक्स। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान बाहु प्रहार आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन है समगतिक यानी आइसोकाइनेटिक। या आइसोकाइनेटिक को क्या बोलते हैं, समगतिक। और आइसोमेट्रिक को क्या बोलते हैं, समदूरिक। और उत्केंद्रित संकेंद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आइसोकाइनेटिक यानी कि समगतिक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। आइसोकाइनेटिक समगतिक व्यायाम में एक विशेष प्रकार का पेशीय संकुचन होता है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से खेलों में नहीं किया जाता है। इस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग केवल पानी वाले खेलों में किया जाता है, जैसे नाव खेना और तैरना आदि है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो संतत प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसमें ये क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें दिया है ए ऑप्शन है डॉक्टर अर्नस्ट वान आकेन। उसके बाद है वोल्डेमार गस्लर। और सी ऑप्शन है रिंडेल। और डी ऑप्शन है मार्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों डॉक्टर अर्नस्ट वान आकेन, यानी कि इसका ए ऑप्शन हमारा राइट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। संतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना डॉक्टर अर्नेस्ट वेन आकेन द्वारा प्रस्तुत की गई। यह सहन क्षमता बढ़ाने का अच्छा तरीका है। इसमें व्यायाम की अवधि कम से कम 30 मिनट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतराल प्रशिक्षण का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो ए ऑप्शन है विकिला। और बी ऑप्शन है जेटोपैक। और सी ऑप्शन है टोनी क्रूज। और डी ऑप्शन है पाओ नूरमी। तो इसका राइट हो जाता है विकिला, यानी कि अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन विकिला द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। और इसकी व्याख्या है साथियों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति सिद्धांत पर आधारित है। यानी अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या होता है, यानी प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति और फिर प्रयास और पुनः शक्ति प्राप्ति सिद्धांत पर आधारित है। अवेवे विकिला ने, मतलब विकिला का पूरा नाम है अवेवे विकिला ने 1920 ईस्वी में इस प्रशिक्षण विधि के से अवगत कराया। इसे टेरेस प्रशिक्षण भी कहा जाता है, यानी अंतराल प्रशिक्षण को टेरेस प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं। ए ऑप्शन है नकल। और बी है अभ्यास। और सी है टेलीविज़न के माध्यम से। और डी है प्रेक्षण के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नकल। यानी स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो इसीलिए जो है कहा गया साथियों कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। जो परिवार में जो चीज़ होता है उसी के हिसाब से बच्चे भी उसको करते हैं, तो नकल करते हैं कोई भी चीज़ देख करके। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है ए। स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं, नकल के द्वारा। उसके बाद इसकी व्याख्या है शिशु में नकल या अनुकरण की प्रवृत्ति विद्यालय जाने के पूर्व की अवस्था है। अगर ये नकल के जगह पे अनुकरण भी दिया होता ऑप्शन, तो अनुकरण ऑप्शन सही हो जाता है।
वह परिवार के सदस्यों की नकल करता है, उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? तो आइसोटोनिक प्रशिक्षण, ए ऑप्शन है खड़े होकर दीवार को पुश करना, बी ऑप्शन है वेट ट्रेनिंग करना, सी ऑप्शन है रोमन रिंग पकड़ना और डी ऑप्शन है राइफल पकड़ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है वेट ट्रेनिंग। आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या आता है? वेट ट्रेनिंग, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथियों। आइसोटोनिक समतानिक, यानी आइसोटोनिक को समतानिक भी कहा जाता है। इस व्यायाम में गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, यानी कि जो गति होती है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। व्यायाम के समय मांसपेशियों में वृद्धि तथा लचक बढ़ जाती है। इसका आविष्कार डी लोने ने किया था। इसमें कैलिस्थेनिक पीटी, एक स्थान पर दौड़ना, बॉक्स जंप, डंबल वेट लिफ्टिंग शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? यानी खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका जो है ए ऑप्शन दिया है मानव संचय का दोहन, बी है नियंत्रित दैनिक दिनचर्या, उसके बाद जो है सी है स्थिर प्रक्रिया और डी है शैक्षिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन स्थिर प्रक्रिया। तो इसकी कुछ व्याख्या है साथियों, उसको हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार संसार में दो व्यक्ति समान नहीं होते, उसी प्रकार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी या खिलाड़ी प्रशिक्षण के तरीके या प्रणाली पर एक सी प्रतिक्रिया व्यक्त करके अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। आयु और लिंग भेद सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम नियत अवधि के कर्म या चक्र के माध्यम से बनाए जाते हैं। साधारणतया इसकी 3 समयावधि होती है। बृहद चक्र, यानी खेल प्रशिक्षण का 3 चक्र है, बृहद चक्र, मध्यम चक्र और सूचना चक्र। बृहद चक्र बड़ा या लंबा चक्र होता है जो 4 से 12 माह या इससे अधिक अवधि का हो सकता है। मध्य चक्र मध्यवर्तीय यानी मध्य अवधि का होता है और यह साप्ताहिक होता है। सूचना चक्र छोटा अल्प अवधि का होता है, यह 3 से 10 दिन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर बाह्य भार की प्रमात्रा का सही संयोजन बताइए। तो साथियों ये कूट वाला भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ए ऑप्शन है भार का परिमाप और सेकेंड ऑप्शन है प्रशिक्षण साधने का प्रकार और थर्ड है व्यायाम की गुणवत्ता और फोर्थ है भार की तीव्रता और 5 है भार की बारंबारता। तो इसको हमको सीरियल वाइज करना है। तो इसका जो है नीचे आंसर दिया हुआ है ABCD। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा सीरियल जो है कैसे इसका मैच करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो इसमें जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बाह्य भार की प्रमात्रा का सही संयोजन बनाइए, यानी बाहरी जो है भार की मात्रा का जो है संयोजन बनाना है। तो इसमें जो है राइट आंसर बी हो जाता है, यानी पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा यानी सीरियल वाइज जो है, पांचवें को छोड़ करके सभी ऑप्शन जो है सीरियल वाइज हैं, इसलिए इसका जो है राइट आंसर बी हो जाता है। तो इसका आंसर जो है बी है, यानी कि भार का परिमाण, प्रशिक्षण साधनों का प्रकार, व्यायाम की गुणवत्ता और भार की तीव्रता। तो ये बी में हम जो हमारा जो है ये ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, सही संयोजन है भार का परिमाण, प्रशिक्षण साधनों का प्रकार, व्यायाम की गुणवत्ता, भार की तीव्रता। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पीक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है? तो ए ऑप्शन है ग्रिप डायनोमीटर, और बी ऑप्शन है सीट और रिच परीक्षण, और सी ऑप्शन है स्टार्क स्टैंड प्रशिक्षण, और डी ऑप्शन है स्फिंगोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाता है ए ग्रिप डायनमोमीटर। तो ए ऑप्शन इसका जो है सही ऑप्शन है, ग्रिप डायनमोमीटर। इसकी व्याख्या है साथियों, एथलीट अपने प्रमुख हाथ का उपयोग करते हुए ग्रिप डायनमोमीटर पर जितना संभव हो उतनी पकड़ दबाव लागू होता है, जिससे खिलाड़ी का प्रशिक्षण के दौरान उत्पन्न सर्वोच्च शक्ति का प्रत्यक्ष माप लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1953 में किसने भारत के व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था? तो ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, और सी ऑप्शन है डॉक्टर PM जोसेफ, और डी ऑप्शन है सर दोराबजी टाटा। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है बी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, राजकुमारी अमृत कौर 1953 में भारत के व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था। राजकुमारी को खेलों से बड़ा प्रेम था। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने की थी और इस क्लब की वह अध्यक्ष शुरू से रहीं। उनको टेनिस खेलने का बड़ा शौक था और कई बार टेनिस चैंपियनशिप उन्होंने जीती। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि के मुख्य 4 घटक हैं? ए ऑप्शन में है शारीरिक संगठन, मांसपेशी शक्ति, हृदय वाहिनी सहन क्षमता और चलक। उसके बाद बी है व्यवहार, सहकारिता, शारीरिक संगठन, हृदय वाहिनी सहन क्षमता, और सी है स्वास्थ्य मनोवृत्ति, मांसपेशी शक्ति लचक, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रतिक्रिया समय और सहकारिता व्यवहार। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है शारीरिक संगठन, संघटक, मांसपेशी शक्ति, हृदय वाहिनी सहन क्षमता और चलक। तो इसमें साथियों ए ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। तो साथियों इसमें जो है चलक दिया है, चलक नहीं होना चाहिए, यहाँ लचक होना चाहिए। तो ये मिसप्रिंट है साथियों। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
शारीरिक पुष्टि के 4 घटक हैं। शारीरिक संगठन, संस्पेशी शक्ति और हृदय वाहिनी सहन क्षमता और लचक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है मंद नाड़ी, बी है मांसपेशी अतिवृद्धि और सी है हृदय अतिवृद्धि और डी ऑप्शन है मसल टोन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बी, मांसपेशी अतिवृद्धि। तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है। कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है। कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है। इसे मांसपेशी अतिवृद्धि, मैस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में लचीलापन, सहन क्षमता तथा मांसपेशी हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहती है। और साथियों नोट में है कि आयोग ने इस प्रश्न का कॉमन नंबर दे दिया है, तो ये जो है विवादित क्वेश्चन रहा होगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौशल के एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किया जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है फ्रैक्शनाइजेशन और फ्रैक्शनाइजेशन और बी है खंडीकरण और सी है सरलीकरण और डी है सीरियल कौशल। तो इसका साथियों राइट आंसर ए हो जाता है फ्रैक्शनाइजेशन। ए ऑप्शन इसका जो है सही है। उसके बाद इसकी व्याख्या है साथियों, किसी खेल के जटिल कौशल को अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किया जाता है, तो उसे फ्रैक्शनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह और अधिक उन्नत प्रकार का लचक प्रशिक्षण है। यह और अधिक उन्नत प्रकार का लचक प्रशिक्षण है जिसमें लक्षित मांसपेशी समूह का खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल है। यह किससे संबंधित है? तो ये है ए ऑप्शन है स्थिर लचक और बी है गतिशील सरलीकरण और सी ऑप्शन है ब्लास्टिक लचक और डी ऑप्शन है स्वातरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है डी, स्वातरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद इसकी व्याख्या है साथियों, स्वातरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण, इसे PNF तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक या विधि का प्रयोग उच्च श्रेणी के प्रगतिशील खिलाड़ियों द्वारा लचक में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में खिंचाव से पहले मांसपेशी का संकुचन किया जाता है ताकि मांसपेशी को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विशेष खेल के लिए एक नए कौशल के शिक्षण के समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा पहल करना चाहिए? ए ऑप्शन है कौशल तक पहुंचने के लिए अभ्यास प्रदान करना, बी है छात्रों के कौशल का अभ्यास कराना,
सी है कौशल का परिचय कराना और डी है त्रुटियों को सही करने के लिए फीडबैक प्रदान करना। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है कौशल का परिचय करना, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है, किसी भी खेल को सिखाने के लिए सबसे पहले उस विशेष खेल के लिए कौशल के शिक्षण के समय शिक्षक को उसके कौशल का परिचय कराने का पहल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है? ए है घुड़सवारी, बी है पुशअप करना और सी है बैडमिंटन खेलना और डी है तैराकी। तो इसमें साथियों राइट आंसर इसका बी हो जाता है, पुशअप करना कैलिस्थेनिक व्यायाम है। उचित व्यायाम जो है कैलिस्थेनिक उचित व्यायाम पुशअप करना है। तो इसमें दिया है व्याख्या में, प्रश्नानुसार दिए गए उत्तरों में घुड़सवारी, बैडमिंटन खेल और तैराकी ये तीनों खेल के अंतर्गत आते हैं, परंतु पुशअप कैलिस्थेनिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना के उप अधिकतम तीव्रता के प्रतिरोध से उबर पाने के लिए एक मांसपेशी की क्षमता किसके रूप में जानी जाती है? तो ए ऑप्शन है अधिकतम शक्ति, बी है शक्ति सहन क्षमता, सी है विस्फोटक शक्ति और डी ऑप्शन है स्थिर शक्ति। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन विस्फोटक शक्ति। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। तो इसकी व्याख्या है, विस्फोटक बल इसका संबंध मध्य उत्तेजनाओं और मध्यम कोट के उत्तेजकों को निश्चित अवधि के में निष्क्रिय करना होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यायाम जिसमें वजन उठाना और नीचा करना या जोड़ों को खोलना और बंद करना जैसे कि ट्रेंसिंग या स्क्वाटिंग शामिल है, उन्हें माना जाता है। तो ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक व्यायाम और बी है आइसोमेट्रिक प्रतिरोधक व्यायाम और सी ऑप्शन है आइसोटोनिक प्रतिरोधक व्यायाम और डी ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक प्रतिरोधक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर साथियों सी हो जाता है आइसोटोनिक प्रतिरोधक व्यायाम। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम वे व्यायाम है जिसमें गतियां प्रत्यक्ष ग्रुप में दिखाई देती हैं। इस व्यायामों में कार्य होता है और आइसोटोनिक प्रतिरोध व्यायाम किसी भी व्यायाम के प्रतिरोध में कार्य करना। कोई भी व्यायाम जिसमें वजन उठाना और नीचा करना या जोड़ों को खोलना और बंद करना जैसे प्रेसिंग या स्क्वाटिंग शामिल है। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, निम्नलिखित व्यायामों में से कौन सा एक विशेष उपकरण के साथ किया जाता है जो एक गतिविधि को विभिन्न प्रतिरोध प्रदान करता है ताकि चाहे कितना भी जोर लगाया जाए गतिविधि एक स्थिर गति से होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक और सबल्य और गयात्मक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो ए ऑप्शन इसका सही है। इसकी जो है व्याख्या देखते हैं, आइसोकाइनेटिक एक विशेष उपकरण के साथ किया जाता है जो एक गतिविधि को विभिन्न प्रतिरोध प्रदान करता है ताकि चाहे जितना भी जोर लगाया जाए गतिविधि एक स्थिर गति में होता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित गतिविधियों में से किसे एक खुला कौशल माना जाता है? तो ए ऑप्शन है खेल अखाड़े में बोलिंग, और बी है जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की सवारी, और सी ऑप्शन है लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए तीरंदाजी, और डी ऑप्शन है एक व्यायामशाला में जिम्नास्टिक। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है बी, जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की सवारी। तो बी ऑप्शन इसका जो है सही है। तो साथियों इसका जो है व्याख्या देखते हैं। प्रश्नानुसार जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की सवारी को एक खुला कौशल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गतिविधि के एक चक्र का अंत अगले की शुरुआत है और एक चक्र की तरह कौशल दोहराया जाता है, यह किस के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है सतत कौशल, और बी है असतत कौशल, और सी है खुले कौशल, और डी है बंद कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है असतत कौशल, यानी बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है, असतत कौशल। तो इसकी साथियों व्याख्या देख लेते हैं। गतिविधि के एक चक्र का अंत अगले की शुरुआत है और एक चक्र की तरह कौशल दोहराया जाता है, यह सतत कौशल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणाधार क्षमता क्या है? ए ऑप्शन है सामान्य विश्वास के बाद हवा की अधिकतम मात्रा जो फेफड़ों से निकाली जा सकती है, बी है गैस की अधिकता मात्रा जो प्रति मिनट स्वैच्छिक प्रयास से सांस द्वारा ली जाती है, सी ऑप्शन है अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती, और डी ऑप्शन है समान निश्वासन के बाद अतिरिक्त हवा की न्यूनतम मात्रा जो फेफड़ों में खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर सी सही है, अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या है, प्राणाधार क्षमता अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास छोड़ी जा सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की औसतन प्राणाधार क्षमता या माप लगभग 4 से 5 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? ए ऑप्शन है मांसपेशी सहन शक्ति, और बी है लचक, और सी है सहकारिता, और डी है प्रतिक्रिया समय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सहकारिता जो है शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। तो इसमें व्याख्या है, मांसपेशी सहन शक्ति लचक तथा प्रक्रिया समय यह तीनों शारीरिक पुष्टि के घटक होते हैं, परंतु सहकारिता शारीरिक पुष्टि के घटक नहीं होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम क्या है? तो स्थिर व्यायाम, गतिशील व्यायाम, अभिप्रेरणा व्यायाम, आवेगी व्यायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गतिशील व्यायाम, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है, गतिशील व्यायाम। इसकी व्याख्या साथियों, सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम गतिशील व्यायाम है। सबल व्यायाम या आइसोटोनिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिनमें गतियां प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कैलेस्थेनिक व्यायाम, दौड़ना कूदना आदि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह क्या करता है? लैक्टिक अम्ल को बढ़ाता है, थायराइड कार्य को घटाता है, श्वसन गति को तेज करता है, लैक्टिक अम्ल को निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल को निकालता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है, लैक्टिक अम्ल को निकालता है। तो इसके बाद जो है
व्याख्या है साथियों, व्यायाम के बाद कूलिंग डाउन द्वारा लैक्टिक अम्ल को निकालता है। मांसपेशियों के लैक्टिक एसिड को निकालने के लिए सबसे सुलभ तरीके से निम्नलिखित तरीका अपनाया जाता है। पहला है पानी, दूसरा है गर्म स्नान, इसकी विपरीत शावर, और तीसरा है सोना बाथ, और चौथा है मालिश। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा है, तो ए ऑप्शन है फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है, और बी ऑप्शन है प्रमस्तिष्क रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और सी ऑप्शन है धमनी PO2 बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन है धमनी pH घट जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फेफड़ों संबंधित वेंटिलेशन बढ़ जाता है अधिक ऊंचाई पे। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों। ऊंचाई पर प्रत्यक्ष रूप से विरामी हृदय दर में वृद्धि होती है, अर्थात व्यायाम के दौरान खिलाड़ी की हृदय दर जो समुद्र तल पर होती है उससे अधिक हृदय दर ऊंचाई पर होती है, तथा अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा होता है वहीं पर फेफड़ों संबंधित वेंटिलेशन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं जिन्हें एक के बाद एक व्यायाम के रूप में पूरा किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो है ए है अंतराल प्रशिक्षण, बी है सर्किट प्रशिक्षण, सी है फाटलेग प्रशिक्षण, और डी है निरंतर प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सर्किट प्रशिक्षण, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट है। उसके बाद इसकी व्याख्या है, सर्किट प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन लीड्स विश्वविद्यालय का मोर्गन और एंडरसन के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। सर्किट प्रशिक्षण में 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं जो सर्किट या गोलाई में एक के बाद एक व्यायाम के रूप में पूरा किया जाता है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से किसे मांसपेशियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए शरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? ए ऑप्शन है समन्वय, बी है गति, और सी है शक्ति, और डी है संतुलन। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है सी शक्ति। तो इसकी व्याख्या है, शक्ति पावर मांसपेशियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए शरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है? तो ए ऑप्शन है प्लायोमीट्रिक्स, और बी है पोस्ट आइसोमीट्रिक्स इनपुट, और सी है फाटलेग, और डी है कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है ए प्लायोमीट्रिक्स। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य खेलकूद प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं? क है सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, ख है प्रगति का सिद्धांत, और ग है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, और घ है वार्म अप और कूल डाउन सिद्धांत। और इसमें दिया है ए ऑप्शन में क ख और ग, और बी में है क ख और घ, और सी में है क ग और घ, और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है क है हैमस्ट्रिंग, और ख है ग्लूटिअप्स, और ग है क्वाड्रिसेप, और घ है ट्राइसेप कंधे। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है क ग और घ, और बी में है क ग और घ, सॉरी ए में है ख ग और घ, और बी में है क ग और घ, और सी में है
क, ख और ग, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें साथियों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। इसकी व्याख्या है साथियों, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य एक जोड़ में उपलब्ध गति के विस्तार में होता है। लचक मांसपेशी की लंबाई, जोड़ और संरचना कंडराओं लिगामेंट्स द्वारा प्रभावित होती है। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम में से ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, ग्लूटियस, हैमस्ट्रिंग। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने के लिए किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के लिए एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। तो इसमें जो है कौन सी विधि है, तो ए ऑप्शन है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, और बी है बैलिस्टिक, और सी है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूमस्कुलर फैसिलिटेशन, और डी ऑप्शन है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो इसमें साथियों राइट आंसर सी हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहन शक्ति विकास की एक विधि के रूप में जिसमें गति या चालक पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती है, इसलिए यह व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वह आसपास के माहौल के अनुसार चाल बदले, तथा यह विधि हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, इसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन है फार्टलेग विधि, और बी है सतत विधि, और सी है अंतराल प्रशिक्षण विधि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है ए फार्टलेग विधि। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग विधि इसके द्वारा तैयार की गई थी। तो ए ऑप्शन है जेन हुक्स और रे ओ डंकन, और बी ऑप्शन है क्रिस्टोफर ए हुपर, और सी ऑप्शन है जैक ऑफ लेमेटन, और डी ऑप्शन है एंडरसन और मार्गन। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है डी एंडरसन और मार्गन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। तो साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्किट प्रशिक्षण का विकास एंडरसन और मार्गन ने 1953 ईस्वी में किया था। चाल तथा शक्ति व धैर्य के विकास में सर्किट प्रशिक्षण एक उत्तम विधि है। सर्किट प्रशिक्षण द्वारा ताकत, शक्ति, मांसपेशियों की सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, लचक तथा कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति का विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षकों कोच को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया। तो ए ऑप्शन है 1982, बी है 1989, और सी है 1985, और डी है 1987। तो साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाता है। 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसकी जो है साथियों व्याख्या देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना सन 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार भारतीय सरकार द्वारा विख्यात और सम्मानित कोचों को उनके कार्यों एवं योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और रेनेमोनियल ड्रेस और 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। लेकिन साथियों इसका बढ़ गया है, ये मेरे इसके बारे में मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 5 लाख रुपया दिया है, नहीं 25 लाख रुपया मेरे हिसाब से है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ साथियों,
मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं को कहा जाता है। तो इसका साथियों राइट आंसर जो है डी हो जाता है, आइसोमेट्रिक। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही है, आइसोमेट्रिक। उसके बाद साथियों इसकी व्याख्या देखते हैं। आइसोमेट्रिक सममात्रिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जिनमें व्यायाम करते समय मांसपेशियों में केवल तनाव उत्पन्न होता है, परंतु शरीर के किसी अंग अथवा मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष गतिविधि दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार व्यायामों से शरीर द्वारा लगाई गई शक्ति विरोधक शक्ति के बराबर अथवा कम होती है, इस कारण कोई प्रत्यक्ष गतिविधि नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जगत में अधिकाधिक विशेषणता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है। तो ए है खेल परक, और बी है स्थिति परक, और सी है लक्ष्य परक, और डी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा परक। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा खेल परक। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का प्रशिक्षण है। ए ऑप्शन है फार्टलेक, और बी है अंतराल, और सी है बायोमेट्रिक्स, और डी ऑप्शन है अनुक्रम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है प्लायोमेट्रिक्स। तो इस तरह साथियों इसका राइट आंसर जो है सी है। तो आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल को टिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।